नेक्स्ट है हमारा, ये अगेन सेकंड यूनिट का वो है क्वेश्चन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट ये है सिंपल। जब मैं तुम्हें कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगी उससे ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये अगेन फर्स्ट यूनिट का है फिक्शन का। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने तुम्हें कल करवाए भी थे बट ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये तुम्हें क्वेश्चन पेपर ना पीडीएफ जो है ना मान्या को सेंड कर दूंगी या हर्षित को सेंड कर दूंगी, तो वो तुम्हें शेयर कर देगा। मतलब या गूगल मान्या में डाल देना ना। ये क्वेश्चन पेपर, हाँ जी। ठीक है, मैं गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगी। ये जो है पर्टिकुलरली मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें ना एक क्वेश्चन पेपर ऐसे है तुम्हारे, जैसे सपोज ये तो मिड टर्म एग्जाम में ये सिर्फ 2 यूनिट आई हुई है, उससे पहले क्या होता था। अच्छा छोड़ो ये सब, तो ये देख लो, ये कुछ मतलब एग्जाम है, ये फर्स्ट टर्म एग्जाम लिखा हुआ है ना। एक्चुअली 2 सेशनल हुआ करते थे 2017 में आईपी में, ठीक है। जो ये वाला है ये तो ठीक है, बट इस वाले में क्या है, 2 सेशनल हुआ करते थे कि फर्स्ट टर्म का और सेकंड सेशनल में थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट से आता था और इसमें आता था फर्स्ट 2 यूनिट से। तो तुम ये फर्स्ट टर्म वाला रेफर कर लेना यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए। इसमें ओके अगेन ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 के क्वेश्चन दे रखे हैं। अब जो ये वाला है मिड टर्म, ये अगेन 2016 का है। अब ये जो है क्वेश्चन ना, ये शायद तुम्हारा यूनिट 3 और यूनिट 4 से कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें अंदर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देख लेना तुम ना, इसमें से जो क्वेश्चन तुम्हें नजर आ रहे हो यूनिट 1 और यूनिट 2 के, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना तुम, ठीक है। बाकी यूनिट 2 में स्टार्ट करवा दूंगी नेक्स्ट वीक, तो उसके क्वेश्चन पे तुम्हारे हो जाएंगे। या तो इसी को असाइनमेंट दे दो तुम्हें इसी में से, यस। या कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल और दूं तुम्हें। नहीं मैम, ये असाइनमेंट ही सही है। असाइनमेंट मतलब ऐसे होगा, मैं ना लिख करके दे दूंगी क्योंकि इससे ना समझ नहीं आएगा तुम्हें, कुछ भी तुम कर दोगे इसके अंदर कि कौन से क्वेश्चन करने हैं असाइनमेंट में, क्योंकि तो काफी लंबा बैठ जाएगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। यूनिट 1 का असाइनमेंट होगा क्योंकि इसमें यूनिट 2 के क्वेश्चन भी दे रखे हैं। मैं क्वेश्चन पर्टिकुलरली मेंशन कर दूंगी कि इस क्वेश्चन पेपर का ये तुम्हें करना और असाइनमेंट भी सबमिट कर देना। 1 वीक का टाइम ले लो जैसे भी तुम्हें लगता है सुटेबल। मैं ज्यादा कोई बर्डन नहीं डाल रही तुम पर, बस ये है कि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने करवाए हुए हैं। एग्जैक्टली सेम तो आएंगे नहीं खैर, क्योंकि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कुछ ऊट पटांग सवाल तो आएंगे ही, इसके अंदर कुछ भी अलग तरीके के क्वेश्चन तो देंगे ये लोग। अभी तो मैंने तुम्हें सेमेस्टर एग्जाम नहीं सेंड किया, सेमेस्टर एग्जाम थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है, उसमें सारे न्यूमेरिकल, जैसे इसमें सारे न्यूमेरिकल है ना। थ्योरी तुम्हें क्वेश्चन मिला हुआ है यहाँ पे कितने नंबर का, ये थ्योरी है तुम्हारा 10 नंबर का, ये 10 मार्क्स का है। देन अगेन 10 10 के 2 क्वेश्चन दे रखे जो तुमने करने होंगे, जिसमें चॉइस दे रखी होगी। पैटर्न तो तुम्हें पता ही है, 5 क्वेश्चन है, इसमें से शायद तुम्हें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये फोर्स कंपल्सरी है, ठीक है। अब मैं कल जहाँ किया था वहां से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। उसमें एक इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट रह गया है और एक बेल ड्राइव रह गई है। बेल ड्राइव पे जनरली क्या होता है, वो डेरिवेशन पूछ लेता है और एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देता है सेमेस्टर एग्जाम में, मिड टर्म एग्जाम में नहीं पूछता है ये। अब ये इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट है। इंक्लाइन प्लेन का कंसेप्ट तुम्हें मालूम है, जैसे मैंने एंगल ऑफ रिपोज एक्सप्लेन किया था उस दिन। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है हमारा, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, बोलो। मैम जिस एंगल पे जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली मतलब मूव करने लगे डाउनवर्ड, और जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ रिपोज होगा। हाँ, अब क्या होता है कि एक इंक्लाइन प्लेन पे अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स। ग्रेविटी तो ऑल्दो लगेगी लगेगी इसके ऊपर, जिस एंगल पे वो प्लेन है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज।
ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पूछा भी था मिड टर्म में। अब सिमिलरली क्या है, ये मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे मेरा क्या रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। नेक्स्ट एक जो ये ब्लॉक है, ये मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है इसी के ऊपर, प्लेन के ऊपर। अब इसमें फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे इस ब्लॉक का, अगर सपोज स्ट्रिंग है या नहीं है उसको छोड़ दो। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका डाउनवर्ड वेट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, इसका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो गया मेरी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और फिर उसके बाद वेट के दो कंपोनेंट लग जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के कंसेप्ट से है। ये क्या है, वेट के दो कंपोनेंट है, ये एन है सॉरी, ठीक है। अब वेट के दो कंपोनेंट कैसे लगेंगे, एंगल कौन सा आएगा, 30 डिग्री है तो कौन सा एंगल आएगा मेरा, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा, ये एंगल कितना होगा, बोलो 30 डिग्री। यस मैम। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा, W cos 30 डिग्री, ठीक है। अब ये रिजॉल्व करने तुम्हें आने ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक्स और वाई मतलब दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का सम निकालना होगा। ये हो जाएगा मेरा W साइन, ठीक है। थीटा ले लो या 30 ले दे रखा है इसमें। अब एक फोर्स आएगा यहाँ पर, कौन सा फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी कि ब्लॉक मेरा नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ये फोर्स तो हमेशा ऐसे ही लगेंगे, डब्लू वाला नॉर्मल मैम ये रिएक्शन। W sin 30 और W cos 30 उल्टे नहीं होने चाहिए? गलत कर दिया क्या मैंने, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। मैम इसमें अगर आप जो सरफेस है हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके पैरेलल एक लाइन खींचो तो एक प्रॉपर्टी होती है ना, जो जेड के अंदर तो वाले दोनों एंगल्स 30 डिग्री होता है, तो उसके साथ 30 डिग्री बनेगा जो आपने W sin 30 लिखा है। तो तो ये वाला W एंगल cos कितना 30 है, ये वाला एंगल कुछ नहीं हुआ। एक लाइन खींचो सरफेस के पैरेलल जो ये हॉरिजॉन्टल खींची तो हुई है। ये पैरेलल नहीं है ना सरफेस के, ये हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड सरफेस नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस जो प्लेन अच्छा एंगल इसके, हाँ वो ऊपर वाले सेंटर वाले पॉइंट्स, ये नीचे नहीं ऊपर वाले सेंटर वाले पॉइंट्स जहाँ से आपने एन ड्रॉ करा ऊपर की तरफ, अच्छा, यहाँ पर जो हाँ यहाँ से दूसरी तरफ की तरफ ले लो इसको। दूसरी तरफ ले लो, हाँ ये वाला जो एंगल बनेगा 30 डिग्री बनेगा। ये वाला एंगल। हाँ जी, ये एक प्रॉपर्टी होती है ना सीजी की। तो जो ये आपने W sin 30 लिखा है वो W cos 30 होगा और नीचे वाला W sin 30 होगा। मैं श्योर हूँ ये शायद W cos 30 यस है। मैम, यस 100%। मैम, यही होता है। कौन, मतलब मैंने गलत लिखा है, हाँ जी यस मैम, आपने इंटरचेंज कर दिया। जो नीचे वाला कंपोनेंट होता है वो sin 30 है, sin थीटा आता है, एंड जो ऊपर वाला कंपोनेंट होता है वो cos थीटा आता है। चलो मैं एक बार देख लूंगी, मुझे शायद कुछ भूल लग रही होगी। चलो ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड वेट, इसके दो कंपोनेंट हो गए तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या बता रही थी तुम्हें, ये टेंशन, यहाँ पे टेंशन आएगी, तो यानी टेंशन किस इस ब्लॉक पे लगाएंगे तो कैसे रहेगी, अवे, तो ये होगी मेरी टेंशन इस केस में। ये नॉर्मल रिएक्शन है, सॉरी इसी के पैरेलल जाएगी लाइन, नॉर्मल रिएक्शन। एंड देन उसके बाद में तुम्हें बताई थी फ्रिक्शन। अगर मान लो मेरा ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे अलोंग द पैरेलल सरफेस म्यू इनटू एन। ये क्या होगा मेरा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार तुम पढ़ लो, इसमें क्या दे रखा है, ब्लॉक है इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म रेस्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, द ब्लॉक इज टाइड अप
by a horizontal string which has a tension of 10 न्यूटन if the block का वेट दे रखा है। अब वो पूछ क्या रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहा है ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है और म्यू की वैल्यू पूछ रहा है इस सरफेस में। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व इसे, सारे फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे इसमें, क्योंकि मूविंग तो है नहीं है कि यहाँ कोई एक्सेलरेशन वगैरह दे रखी है इसमें, तो सिंपल हम क्या लगाएंगे, एफ एक्स की कंडीशन लगा देंगे, एफ एक्स इक्वल टू 0। अब एफ एक्स क्या होगा हमारा, एफ एक्स कौन सा लेंगे हम, बोलो क्या क्या है मेरे एफ एक्स में और एफ वाई में, लिखा तो है इस पे, ये वाला फोर्स है नहीं, ये म्यू इंटू आर। ठीक है, तो फर्स्ट फोर्स आ गया म्यू इंटू आर, देन आ गया मेरा W साइन 30 डिग्री, W साइन 30 डिग्री, और एक आ गया मेरा T cos 30 डिग्री। ये समझ आया कैसे आया है, बोलो। हाँ, जितने भी एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट्स लिखे थे सारे पॉजिटिव के लॉन्ग प्लस में लिख दिए, नेगेटिव के लॉन्ग माइनस में लिख दिया उसको। वही 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 किया। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन का कंपोनेंट ले लिया इसके अक्रॉस। ठीक है, तो कितना आ गया मेरा T cos 30 डिग्री। उसके बाद न्यू आ रहा है W साइन 30 डिग्री, W साइन 30 डिग्री ये वाला, मैंने यही तो लिखा था W साइन 30 डिग्री, मैंने W साइन 30 डिग्री लिखा था यहाँ पर। हाँ, बट वो डब्ल्यू साइन 30 नहीं होगा, वो एक्स के लॉन्ग जब हम प्रॉपर उसमें देखेंगे ना। तो मैं वही हाँ, चेक करना, मैं कर बाकी मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगी, W साइन 30 डिग्री ही होता है अलोंग दिस। यस मैम, साइन ही होता है, साइन ही होता है। साइन ही होता है, यस वो मैम, एंगल कंफर्म। बना रहा है ना, मैं दिखा रही हूँ तुम्हें एंगल कैसे बन रहा है, मैं बोल रही हूँ कि जैसे ये एंगल है तुम्हारा, ये एंगल कितना बना मेरा 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, ये कितना एंगल बना मेरा 60 डिग्री, ये एंगल कितना बना मेरा 30 डिग्री। तो फिर जो ये वाला कंपोनेंट आएगा तो कितना बनेगा W cos, और ये कितना बनेगा मेरा W sin। इसमें क्या मतलब डाउट है, बोलो। प्रियांश बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे, आशिमा बोल रही थी, कौन बोल रहा था कि मैंने उल्टा लिखा है शायद। ना ना ठीक है मैम, नमक बोल रहा था, ठीक है ठीक है। तो ये जो एंगल मैंने बताया ना, ये 30 डिग्री हमारा, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 30 डिग्री हो गया मेरा एंगल, जो वेट बना रहा है किसके साथ, इसके साथ। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा W cos 30 डिग्री, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो मेरा हो जाएगा W sin 30 डिग्री। अब सिमिलरली ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना है 30 डिग्री, तो फिर इसका कंपोनेंट ले लिया मैंने, क्या ले लिया T cos 30 डिग्री। ठीक है, और एक कंपोनेंट T cos 30 डिग्री, जो ये वाला कंपोनेंट आएगा ये क्या हो जाएगा T sin 30 डिग्री, जो यहाँ पर लिखा है इसमें। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है इसके अंदर कंपोनेंट रिजॉल्व करने में? वही फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू देख लेना, ये जैसे है क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी करेगी, कहीं अप होगी कहीं डाउन होगी, क्यों, क्योंकि ब्लॉक जो है डाउन मूव कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है डाउन करने की, तो इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स का लगेगा इसके ऊपर अप साइड लगेगा। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है अपवर्ड नहीं लगता, डाउनवर्ड लगता है फ्रिक्शन फोर्स। ये एक वाली इक्वेशन क्लियर है सबको, एक तो ये वाली इक्वेशन एंड देन ये इसको यूज किए इक्विलिब्रियम कंडीशन, फिर सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने यहाँ यूज करी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरी ये इक्वेशन आ गई। बैलेंस कर लिए मैंने सारे फोर्स, एक आर के अलोंग और एक इस डायरेक्शन के अलोंग, तो यहाँ पे आर लग रहा है, टी वाला कंपोनेंट नीचे लग रहा है, डब्ल्यू का कंपोनेंट भी नीचे लग रहा है, जिसकी वजह से डब्ल्यू cos 30 डिग्री और टी sin 30 डिग्री आ गया।
सिमिलरली मेरे एफ में म्यू आर मेरा इधर लग रहा है, टी का कॉम्पोनेंट भी इधर लग रहा है और वेट का कॉम्पोनेंट क्या लग रहा है डाउन साइड, तो ये क्या होगा नेगेटिव, बाकी दोनों मेरे क्योंकि पॉजिटिव। अब मेरे क्या है, दो इक्वेशन है और दो अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन, तो उससे निकाल लो जो भी वो पूछ रहा है। जैसे डब्ल्यू मुझे गिवन है, टी मुझे गिवन है, क्या नहीं गिवन मुझे, म्यू और आर नहीं गिवन है, तो म्यू और आर की वैल्यू निकाल लो, आर निकाल लिया, फिर सेकंड से क्या निकाल लिया, म्यू निकाल लिया। कोई और कुछ, ये क्लियर है क्वेश्चन? सब में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना करके इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है ये लगानी है। थर्ड इक्वेशन मूवमेंट की होती है जो अभी यूज नहीं होगी, वो तुम्हारे अब डायरेक्ट कैनेमेटिक्स में यूज होगी और ट्रस वाले क्वेश्चन में होंगे जो सेकंड यूनिट में है। तो यही पूछ रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू इनटू एम करने से आ ही जाएगा, यहाँ पे जो ये वैल्यू आ रही है ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू दे ही देगा मुझे। फिर उसके बाद इसी से हम म्यू और आर निकालेंगे, दो इक्वेशन दे रखी है मैंने, इससे हम क्या निकाल लेंगे, म्यू और आर। किसी को डाउट है, आगे बढ़ू मैं? बोलो। नहीं मैम, डाउट नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा वाला क्लियर हो गया? अभी तो कोई Yes, डाउट ma'am. नहीं है उसमें? यस मैम, यस मैम, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ये वाला क्वेश्चन है, एक बार ये तुम कोशिश करोगे थोड़ा सा। अगेन ये इंक्लाइन प्लेन का सेम कंसेप्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, नीचे दे ही रखे फ्री बॉडी डायग्राम। कर रहे हो ट्राई? इसमें क्या है, अगेन मेरा क्या है, दो ब्लॉक रखे हुए हैं अक्रॉस, मतलब स्ट्रिंग से अटैच्ड है, स्ट्रिंग किसके थ्रू पास कर रहा है, पुली के अक्रॉस पास कर रही है, ठीक है। और फ्रिक्शन दे रखा है, दोनों सरफेस पे डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से मेरे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। एक में म्यू वन आर वन आएगी और एक में आएगी म्यू आर वन, और आर टू भी देख लेना अलग है डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ही होंगे, आर या सेम होंगे, अलग अलग है ना वेट। अब बस मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बता दो। जैसे सपोज W1 है, W1 में बाकी सब तो सेम रहेगा, टेंशन फोर्स आ जाएगी यहाँ की साइड, फ्रिक्शन फोर्स बताओ किस में कहाँ लगेगा। अब ये देख रहे हो ना, लिमिटिंग कंडीशन लिख दी इसने यहाँ पर, लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन का मतलब समझ रहे हो क्या है, जस्ट स्लाइड। लिमिटिंग फ्रिक्शन की यही कंडीशन होती है, ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। अगेन इसमें सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई जो है 0 लगा देंगे, तो वहां से हम टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बट उससे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि मैम जो कौन सा, W2 होगा उसमें फ्रिक्शन जो लगेगी आपकी टुवर्ड्स द पुली लगेगी, हाँ और W1 में अवे फ्रॉम पुली लगेगी। अवे फ्रॉम पुली मतलब ऊपर की तरफ W2 में, नीचे की तरफ W1, यहाँ पे दूसरी ये तरफ। नीचे की साइड जा रहा है ना, हाँ, तो इसमें रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा ना, अच्छा, और पुली की इसमें तरफ, और इसमें नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि जब वो नीचे जा रही है तो जो आपकी रोप होगी उसको ऊपर की चीज स्ट्रिंग है आपकी, चलो तो आप फ्रिक्शन आपको निकालो, नीचे की तरफ। टी की वैल्यू फाइंड आउट करना। टेंशन आ जाएगी इसमें, इसमें यहाँ की साइड आ जाएगी, इसमें टेंशन यहाँ की साइड आ जाएगी। अवे फ्रॉम द ब्लॉक, इसमें भी अवे फ्रॉम द ब्लॉक। पुली का वेट कुछ नहीं दिया हो, अदरवाइज और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कर रहे हो सॉल्व? एंगल दिए हुए हैं, ये 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, उससे मुझे यहाँ पर कंपोनेंट लेने में आसानी हो जाएगी। W cos 45 डिग्री एंड W sin 45 डिग्री।
सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा sin 30 और cos 30। कुछ हो रहा है? यस मैम कर रहे हैं 2 मिनट। हुआ? मैम यस। मैम मैक्सिमम टेंशन 124.86 न्यूटन है। 79। ओके मैम। ये ऐसे मैम किया है मेरा किसी आंसर ने आया बोला? 79.216। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या आ रही है T1 की, सॉरी T2 की? मतलब यहाँ पे T1 है तो यहाँ पे T1 हाँ बताओ। मैम 2 और यहाँ वैल्यूज पे आ रही हैं, T2 की दूसरी वाली वैल्यू है। निकाल रहा हूँ। इसका आंसर निकला ये 79। मैम आदित्य। आदित्य? हाँ जी।
हुआ? मैं नीचे करूंगी, आंसर पता चल जाएंगे सबको और फिर बोलेंगे वो आंसर है मेरे। मैम 2 बार कर लिया, मेरा 26.5 ही आ रहा है। अच्छा, मैं अब तुम्हें सॉल्यूशन दिखा देती हूँ, देख लो कहाँ मिस्टेक है। ऐसे ही बनाए फ्री बॉडी डायग्राम जैसे मैंने बताया था, हाँ ठीक है। अवे फ्रॉम द पुली एंड टुवर्ड्स द अच्छा, पुली। नहीं मैम, मिल गई गलती, ठीक है। क्या गलती थी? प्लस की जगह माइनस कर दिया था मैंने। यही तो होता है इन क्वेश्चंस में। हाँ हाँ, ठीक है, अब आ जाएगा मैम, 1 सेकंड। तो ये आ गया तुम्हारा T1 44, 24 नहीं है 44 है। हाँ मैम, वो 35 में से 8 ना मैंने माइनस कर दिया था, प्लस हाँ मैं करना था। समझ गई, तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा, उसकी वजह से तुम्हारा 24 के अराउंड आ रहा है। यस मैम। तो एक्चुअल में क्या आएगा 44। बाकी सबको क्लियर है? मेन इसमें फ्री बॉडी डायग्राम तुम्हें बनाना है डिपेंडिंग अपॉन क्या कंडीशन दी हुई है, ठीक है। मैंने फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी, क्यों और कहाँ है, ठीक है। ये मोशन नीचे है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है, यहाँ पर। एंड देन यहाँ पे मोशन क्या है, अपवर्ड है, क्योंकि ये तो पूरा नीचे आने की कोशिश करेगा ना, बिकॉज ऑफ दिस इसका वेट ज्यादा है, इसका फ्रिक्शन फोर्स का लगेगा यहाँ पे। टेंशन तो तुम्हें पता ही है कैसे होती है, अवे फ्रॉम द मतलब बॉडी होती है, तो इसमें भी टेंशन की वैल्यू। बाकी ये मैंने ऊपर को समझा ही रखा है तुम्हें, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, इसके 2 कंपोनेंट ले लिए, वो 2 कंपोनेंट यहाँ पे अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दी और रिजॉल्व करके हमने टी की वैल्यू निकाल ली, T1 एंड T2, क्योंकि बाकी सब तो गिवन है, U1 भी गिवन है मुझे एंड W1 भी गिवन है। तो ये इक्वेशन लिखी है और आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो मैंने तुम्हें भी क्वेश्चन पेपर दिखाया है ना, उसमें काफी थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है इससे, वो भी सॉल्व करके देख लेना, मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी वो। नेक्स्ट अब करते हैं, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना, क्योंकि अगर मैं कराऊंगी तो और टाइम लग जाएगा। ऐसा सा क्वेश्चन ना एक आया हुआ है, 2019 में आया था ये, जब मैंने पढ़ाया था, वो सारे 2018 के क्वेश्चन हैं। अब ये तुम या तो उसकी फोटो ले लो, मैं इसको जूम कर देती हूँ, क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ तो बोलो। हाँ जी मैम, ले लिया। ठीक है, इसमें अगेन टेंशन फाइंड आउट करनी होगी। नहीं, डब्ल्यू पूछ रहा है वो, इस पे कितना डब्ल्यू लगाए कि वो सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में है, काइंड ऑफ इस टाइप का क्वेश्चन है वो। इसमें अगेन तुम्हें ना फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन लेने में थोड़ी सी वो आएगी प्रॉब्लम, क्योंकि मेन क्वेश्चन में यही होता है, वो ब्लॉक कहीं पे भी दे देगा और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन तुम्हें पता होनी चाहिए बस, बाकी तो सारा सॉल्व हो ही जाएगा तुम्हारा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ, यहाँ पे फिनिश हो गया तुम्हारा, इंक्लाइन प्लेन भी फिनिश हो गया और बाकी सब फिनिश हो गया। इसमें एक डेफिनेशन होती है तुम्हारी, ये कई बार ना डेफिनेशन में बस ये पूछता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है और वेलोसिटी रेशियो क्या होती है। तो बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है हमारी, W/P क्या होने का, इसका मतलब क्या होता है कि एफर्ट अप्लाइड और कितना उसने वेट उठाया, कॉरस्पॉन्डिंग टू एफर्ट। अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक है, इसके अक्रॉस है, पुली के अक्रॉस लगा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि कितना मैंने जो है वेट जो है लिफ्ट किया है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड एफर्ट। मान लो ऐसा है कि मान लो मैंने यहाँ पे 1 न्यूटन लगाया और मैंने 2 न्यूटन रेस कर लिया, तो मेरी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी, मेरी मतलब इस जो ये ऑब्जेक्ट या सिस्टम है, ये सपोज 1 है और ये 2 है। अभी 1 और 2 का कंसेप्ट बताती क्या है, ये है एफर्ट कितना लगाया
और कितना उस एफर्ट को लगा करके हमने वेट को रेस कर लिया। ठीक है, मान लो तुमने 1 न्यूटन लगाया और 2 न्यूटन का वेट उठा लिया, तो तुम्हारे उस सिस्टम की मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है? ग्रेटर देन 1 होती है। वही सिस्टम मेरा क्या होता है? एफिशिएंट होता है। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब समझ रहे हो? मैकेनिकली हम क्या कर रहे हैं? सिस्टम को एफिशिएंट बना रहे हैं कि जितना मैंने एफर्ट लगाया उससे ज्यादा मैं उससे आउटपुट ले सकूं। तो ये क्या मेरी तरह एक तरह से आउटपुट अपॉन इनपुट। मैंने इनपुट दी 1 न्यूटन की, आउटपुट ले ली 2 न्यूटन की। ऐसा कोई सिस्टम है? देखा है तुमने कभी डे टू डे लाइफ में? पुली हो सकता है मैम। हाँ, पुली हो सकता है तुम्हारा। ये पुली वाला ही तो है, इसके अलावा बता दो। यहाँ पे मैंने एफर्ट कम लगाया बट मैंने उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट उससे ज्यादा ली। सोच के बताना मुझे, ठीक है? ये वेलोसिटी रेशियो रहने दो, ये मैं तुम्हें लैब होगी ना जब उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। वर्म एंड वर्म व्हील वाला बस ये पूछते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, 1 नंबर की डेफिनेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट करवा रही हूँ मैं तुम्हें बेल्ट एंड रोप ड्राइव। सेमेस्टर में आता है, मिड टर्म में तो मैंने कभी देखा नहीं है क्वेश्चन, बट फिर भी कर लेना। इसमें क्या है? ये एक तरह की क्या है? बेल्ट ड्राइव है। बेल्ट ड्राइव क्यों यूज करते हैं हम? इसमें फ्रिक्शन एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। मैंने कल ही बताया था जब फ्रिक्शन एक्सप्लेन किया था, कल या परसों। इसमें फ्रिक्शन क्या करता है? हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगी? बेल्ट और पुली के बीच में स्लिपेज होगी। तो स्लिपेज होने की वजह से क्या होगा? एनर्जी का लॉस होगा ना। ये देख रहे हो सिस्टम में, एक ये मेरा क्या है? ड्राइवर, और ये क्या है? मेरा फॉलोअर। सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दी? एक मोटर कनेक्ट कर दी। मोटर से क्या कर दिया? पुली को कनेक्ट कर दिया। तो मोटर किसको घुमाएगी? पुली को। अब ये पुली से क्या होगी? ये बेल्ट सिस्टम लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? मेरा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब इस फॉलोवर के अक्रॉस मैंने क्या लगा रखी है? सपोज एक शाफ्ट लगा रखी है, तो वो शाफ्ट से मैं कोई आउटपुट ले सकती हूँ। यही सब है। ऐसा सिस्टम कहीं देखा है? बेल्ट ड्राइव कहाँ यूज होती है? बेल्ट ड्राइव। साइकिल्स नहीं है, साइकिल में नहीं होता ऐसा। साइकिल में बेल्ट ड्राइव नहीं होती, वो बेल्ट नहीं होती, वो चेन होती है, उसे चेन ड्राइव बोलते अरे हैं। मैम मशीन के अंदर भी तो होती है, मशीनें नहीं होती उनके अंदर। तुमने वो देखी है जो आटा चक्की होती है? पहले टाइम पे आटा चक्की हुआ करती थी, मैम अब तो टैंक खैर। के टायर में, इसके टायर में? टैंक। वो भी हाँ, रोकने। टैंक के टायर भी हो सकते हैं तुम्हारे। मैम वो चेन नहीं हुआ। वो चेन नहीं है, वो एक्चुअली चेन की शेप में नहीं है, बट है वो। उसे चेन नहीं बोलेंगे कि बट उसमें बेल्ट लगी हुई है ना। लेकिन साइकिल में बेल्ट थोड़ी ना लगी हुई है मेरी, वो स्प्रॉकेट हाँ है ना। ठीक है। स्प्रॉकेट हाँ के ठीक ऊपर है मैम। चेन लगी हुई है, लेकिन मैम वहां पे फिर तो बेल्ट लगी मशीनों हुई में भी है। रखती है। मैम फिर तो हाँ, मशीनों में भी रखती है, मशीनों में हाँ भी बेल लगती है। लगती है। लगती तो है बेल्ट ड्राइव मशीनों में, हाँ मैंने तुम्हें मैम। बताया नहीं? जो क्या कहते हैं, फ्लोर मिल्स होती हैं, जो छोटी छोटी शॉप वाले यूज करते
Recording in लगाते हैं, progress. मोटर से हम क्या करते हैं, शाफ्ट को वो करते हैं, टर्न करते हैं वहां पर, ठीक है, वहां पे यूज करते हैं हम इसको। एक होती है बेल्ट ड्राइव और एक है रोप ड्राइव। रोप ड्राइव में नीचे बताऊंगी क्या होती है। फिलहाल ये देख लो, तुम्हारा ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें मैंने बताया ड्राइवर है, ये हमारा क्या है, पुली है। अब इसमें दो साइड होती है, एक स्लैक साइड होती है और एक टेंशन साइड होती है। स्लैक साइड और टेंशन साइड मतलब ये यहाँ पर टेंशन ज्यादा है और यहाँ पर क्या है, टेंशन कम है, तो इसकी वजह से क्या होती है, इसे हम स्लैक साइड बोलते हैं और इसे हम टेंशन साइड बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है सपोज। अब इसमें मुझे बेसिकली, बोलो, अब इसमें क्या है, जो बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शन है वो हेल्प करता है यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन में। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में क्या हो रहा है, पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो ये एक तरह से क्या है, पावर ट्रांसमिशन डिवाइस कह लो, बेल्ट ड्राइव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें डेरिवेशन है जो मैंने तुम्हें बताई थी, T1 T2 और एंगल के रिस्पेक्ट में। अब क्या है, जो मेरी बेल्ट है ना, अब ये बेल्ट कितनी रैप हो रही है मेरी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, पावर टेंशन मेरी, और टेंशन की वैल्यू और पावर ट्रांसमिशन रेट जो है वो करता है, इंपैक्ट करती है। वो कैसे करती है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ डेरिवेशन के थ्रू। जैसे सपोज ये क्या है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हुआ, ये मेरा पुली है, मैंने बताई थी ये वाली कौन सी साइड है, मेरी टेंशन साइड, और ये मेरी कौन सी है, स्लैक साइड। ये कौन सी टेंशन है, और ये T1 मेरी टेंशन वाली साइड है और T2 मेरी क्या है, स्लैक साइड। तो T1 इज ग्रेटर देन T2। इसी वजह से अब एक है हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ लैप, जो ये वाला एंगल है ना मेरा, यहाँ से यहाँ तक सपोज ये ले लो, ये तो मेरा सेमी सर्कल होगा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन मेरी जो बेल्ट है वो पुली के किस एरिया में वो है, क्या कहते हैं, बंधी हुई है या रैप की हुई है, वो पॉइंट कौन से है, एक ए और बी, बस यहाँ से यहाँ तक है, तो इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ लैप, ठीक है। इसे बोलते थे हम एंगल ऑफ लैप, जो ये रहा AOB इज थीटा, जो कि हमारा एंगल ऑफ लैप। ये मेरी क्या है, T1 एंड T2, इसमें T1 क्या है मेरा, ग्रेटर देन T2, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, एक थीटा जो है ना, हम एक पर्टिकुलर वो लेंगे, एलिमेंट लेंगे। इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक एलिमेंट लेते हैं ना। अब ये इंटीग्रेशन क्यों करी है मैंने, कोई बताएगा क्या वेरी कर रहा है जो मुझे इंटीग्रेशन देने की जरूरत पड़ रही है। इंटीग्रेशन जब भी यूज करते हैं ना, जब कुछ चीज वेरी करती है तो फिर उसका ओवरऑल हमें इफेक्ट देखना होता है। यहाँ पे एंगल वेरी कर रहा है ना, ये एंगल वेरी कर रहा है ना, Yes, ma'am. इसी वजह से तो मैंने क्या कंसीडर किया, मैंने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया EOF, ठीक है। अब EOF में जो जो से फोर्सेस लग रहे हैं, अब हम उसको कंसीडर करेंगे। सबसे पहला क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन। अभी नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, पुली बेल्ट के ऊपर लगाएगी, ठीक। दूसरा लगेगा, टेंशन आएगी बेल्ट में। अब वो टेंशन मैंने तुम्हें बता दी कि ये वाली ज्यादा होगी और ये वाली कम होगी। तो T1 तो क्या है, टोटल टेंशन है, बट T प्लस डेल्टा T मैंने किसके लिए लगाई है, इस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, इस वाले EF वाले के लिए, जो कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, डेल्टा थीटा, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा थीटा, यानी ये वाला एंगल। इस वाले एंगल के लिए टेंशन कितनी है, T प्लस डेल्टा T इधर है और T इधर है, ये वाली वैल्यू तो ज्यादा होगी। नेक्स्ट, ये एक अगेन इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है, सेम वही है। अभी डेल्टा थीटा बाई 2 देख रहे हो एंगल, ये कैसे आया है, जो ये एंगल है मेरा डेल्टा थीटा, ये वाला एंगल कितना है मेरा, ये वाला एंगल कितना है, डेल्टा थीटा।
तो ये हाफ हो जाएगा मेरा यहाँ से यहाँ तक। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरा डेल्टा थीटा बाय 2। तो वही एंगल इसने यहाँ पे दिखा रखा है डेल्टा थीटा बाय 2। टी प्लस डेल्टा टी ये आई रखा है यहाँ पर। ये वाला एंगल सबको समझ आ गया डेल्टा थीटा बाय 2 कैसे आया, क्योंकि टोटल एंगल कितना है मेरा डेल्टा थीटा, और मैंने क्या कंसीडर किया है इसमें से भी ये वाला पोर्शन कंसीडर किया है सिर्फ। तो इस वाले पोर्शन में किया तो खैर मैंने पूरा ही पोर्शन है, लेकिन मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ डेल्टा थीटा बाय 2 ताकि मैं इसके कॉम्पोनेंट ले पाऊँ इजीली। सिमिलरली मैं यहाँ पे कॉम्पोनेंट लूंगी तो फिर वो डेल्टा थीटा बाय 2 मैं अगेन यहाँ पे कंसिडर करूंगी, क्योंकि मुझे नॉर्मल से चाहिए ना। तो ये रहा तुम्हारा डेल्टा थीटा बाय 2, अगेन ये डेल्टा थीटा बाय 2। अब ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है जो कि हमेशा किसके लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर। ठीक है, टेंजेंशियल लगेगी तो ये लगा दी इसने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू आर। म्यू इंटू एन है, एन क्या है यहाँ पे आर। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है सबको? यस मैम। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम पे अगेन मुझे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देनी है, सिग्मा एफ एक्स वाली और सिग्मा एफ वाई वाली। कंपोनेंट रिजॉल्व करो और एफ एक्स और एफ वाई लगा दो बस। ठीक है, एफ एक्स में क्या आएगा मेरा, एक तो ये वाला फोर्स आ जाएगा, टी का फोर्स आ जाएगा टी कॉस डेल्टा बाय 2, और ये आ जाएगा टी प्लस डेल्टा टी। इसका कंपोनेंट आएगा इसके अक्रॉस कॉस डेल्टा थीटा बाय 2। तो अब हम ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों को ले लेंगे, इक्वेट कर देंगे। ये देखो कहाँ गया, ये रहा टी प्लस डेल्टा टी कॉस डेल्टा बाय 2, और जो म्यू आर है और टी वाला है वो दोनों क्या लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, टी वाला और म्यू आर वाला। तो वो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। और ये वाला कौन सा फोर्स है जो कि मेरा लेफ्ट साइड में लग रहा है, ये लेफ्ट साइड में लग रहा है मेरा, तो उसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी टी कॉस डेल्टा थीटा बाय 2। ये हो गई मेरी एफ एक्स की कंडीशन। अब सिमिलरली हम एफ आई कंडीशन लगाएंगे, तो एफ आई की कंडीशन में भी क्या आएगा, ये आर ऊपर जाएगा और ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे डाउनवर्ड आएंगे। तो वही है कंडीशन, आर किसके इक्वल आ गया टी प्लस डेल्टा टी साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाय 2 प्लस टी साइन डेल्टा थीटा बाय 2। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारी डेल्टा थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि ये मैंने बहुत माइन्यूट लिया है, सपोज मतलब बहुत ही कम लिया है। एलिमेंट हमेशा ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन में, वो छोटा एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो डेल्टा थीटा क्या होगा बहुत कम है, तो साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाय 2 क्या हो जाता है डेल्टा थीटा बाय 2। वही मेरा कॉस डेल्टा थीटा क्या हो जाता है, जब डेल्टा थीटा 0 कम होता है तो उसे हम 0 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ लगाते हैं तो हम हमेशा क्या लिखते हैं डेल्टा थीटा बाय 2। तो ये वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगी डेल्टा थीटा बाय 2। इसमें से मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी पूरी इक्वेशन को खोल करके, टी साइन डेल्टा बाय 2, ये डेल्टा टी डेल्टा थीटा बाय 2 और ये वाला, तो ये तो कट ही जाएगा, कट नहीं जाएगा ऐड हो जाएंगे ये टी और ये वाला टी, ये देख रहे हो ये टी बाय 2 और ये टी बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा टी, ये आ गया टी। अब ये क्या है नेग्लेक्ट कर दिया, क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, अगर मैं बोलूं 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 तो ये बड़ा होगा या छोटा होगा 0.1 से, बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ तो क्योंकि ये ऑलरेडी छोटा है, इसको किसी और छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये और छोटा हो जाएगा। तो जब मैंने इसी को नेग्लेक्ट कर दिया तो मैं इस मल्टीप्लिकेशन को भी नेग्लेक्ट कर दूंगी, तो इसलिए मैंने क्या कंसिडर किया, सिर्फ इन दोनों का सम निकाल दिया, मिडल वाली वैल्यू को छोड़ नेग्लेक्ट कर दिया। तो आर किसके इक्वल आ गया टी डेल्टा थीटा के, और ये वाली इक्वेशन मैंने तुम्हें ऊपर समझाई थी एफ एक्स वाली, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था और टी प्लस डेल्टा टी का कंपोनेंट एंड देन टी का कंपोनेंट। फिर अगेन मैंने इसको ओपन किया, सॉरी हाँ ये 0 है ना डेल्टा थीटा बाई 0, तो कॉस 0 क्या आ जाएगा 1, तो इसको हम क्या ले लेते हैं 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ये रहा
टी और टी कैंसिल आउट होगा, सिर्फ क्या बचा मेरा डेल्टा टी। तो म्यू आर किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टी। इधर से हम आर की वैल्यू निकाल देंगे और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आर इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय म्यू। आर किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टी बाय म्यू। ये क्या है, ये इधर चला जाएगा ना। मान्य है, मान्य है या उसने लीव कर दिया ऑलरेडी। मान्य, हर्षित गुप्ता, वो भी नहीं है। आशिमा, यस मैम। आशिमा एक बारी मान्या को पूछना कि उसने स्क्रीनशॉट लिया है क्या पार्टिसिपेंट का। ओके मैम। तुम जो बाकी बच्चों ने मीटिंग लीव करी है, उन्होंने क्या किया है, अगर ये लेक्चर कितने पे फिनिश हुआ, 40 मिनट्स बाद एक्सपायर हो जाता है जिनका लिंक, तो यानी उनके लिए क्लास होगी 10 तक, उसके बाद वो ज्वाइन ही नहीं करते हैं। मतलब 1 घंटे की क्लास को उन्होंने 40 मिनट बना दिया। चलो ठीक है, ये देखो और यहाँ से ये हमारा क्या होगा, आर डेल्टा टी बाय म्यू, एंड देन यहाँ पर हमारी एक इक्वेशन आ रही थी ऊपर। मैम उसने लिया है स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर उसको बोल दो कि वो सेंड कर देगी मुझे। नेक्स्ट है हमारा ये वाली इक्वेशन, आर इसके इक्वल है टी डेल्टा टी। इन दोनों इक्वेशन को यूज कर लो और आर कॉमन है तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी। म्यू की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तरह से रिलेशन आ जाएगा इनके बीच में, वो ये रहा टी डेल्टा थीटा डेल्टा टी बाय म्यू। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें थीटा मेरा वेरी कर रहा है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरी क्या करी, टेंशन वेरी करी। म्यू की वैल्यू तो सेम रहेगी मेरी। अब मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डेल्टा टी इधर रहेगा, टी इधर आ जाएगा, म्यू मेरा उधर जाएगा, कैसे भी रख लो, इधर ले जाओ या इधर रख लो। पॉइंट इज दैट डेल्टा टी बाय टी मेरा dx बाय एक्स होता है, तो dx बाय एक्स का लोग इंटीग्रेशन क्या होती है, ln x नेचुरल लॉग, तो वो क्या आ गया लॉग बेस ई, एंड देन लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा t1/2। तो यहाँ पे dx का क्या होता है, x अपर लिमिट पुट करी, लोअर लिमिट पुट करी, तो अपर लिमिट क्या है थीटा और लोअर लिमिट क्या है 0, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा मेरा आंसर थीटा। इंटीग्रेट करने के बाद म्यू मेरा कांस्टेंट था तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया ऑलरेडी, तो क्या आ गया मेरा म्यू इनटू थीटा। तो अब ये उधर लेके जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये t1/t2 e रेज़ टू पावर म्यू इनटू थीटा। अब तुमको क्या पता होना चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बताया था T1 इज ग्रेटर देन T2, और T1 क्या है टेंशन साइड और T2 मेरी क्या है स्लैग साइड, और म्यू मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि कांस्टेंट है। थीटा जो है वो देगा कि बेल्ट जो है पुली के साथ कितने एंगल बना रही है, ठीक है। जनरली क्या होता है, ये एंगल 180 डिग्री से कम ही होता है, ऐसा तो नहीं है कि पूरा सेमी सर्कल को कवर कर लेगी मेरी बेल्ट पुली को। तो ये एंगल जो है तुम्हारा अराउंड 110 120 ऐसे ही होता है ये। तो ये वाला एक्सप्रेशन तुम्हें याद होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। बाकी डेरिवेशन है, और डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस फ्री बॉडी डायग्राम आता है और तुम्हें क्या आनी चाहिए, एफ और एफ की इक्वेशन, तो अपने आप आंख बंद करके कर लोगे तुम ये पूरी डेरिवेशन। सेमेस्टर एग्जाम में आ जाती है डेरिवेशन, मिड टर्म में अभी तक तो आई नहीं है, आ भी सकती है, आई एम नॉट श्योर। कोई डाउट है इस डेरिवेशन में? इसे एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बोल देते हैं या फिर एंगल ऑफ लैप बोल देते हैं, जो मैंने भी बताया, जो बेल्ट पुली के साथ कितना एंगल बना रही है। ये ठीक है, एक न्यूमेरिकल करवा दूं मैं इसके ऊपर, छोटा सा न्यूमेरिकल है। इसमें एक चीज और है, ये देख लो, मैंने बोला था ना इसको हम पावर ट्रांसमिशन में यूज करते हैं, तो हम बेसिकली पावर निकालते कैसे हैं, पावर होती है क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स यहाँ पे क्या है, टेंशन, तो क्या आ जाएगा टेंशन, टेंशन का डिफरेंस आएगा यहाँ पे T1 - T2,
क्योंकि टेंशन सेम नहीं है ना, तो T1 माइनस T2 इंटू वी ओवरऑल लेंगे ना टेंशन। वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे फोर्स क्या है मेरा ये अगेन, और डिस्टेंस क्या है वेलोसिटी। तो वर्क डन और पावर ये सेम ही है। टर्निंग फोर्स क्या है T1 माइनस T2, जो बेसिकली क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है शाफ्ट को रोटेट करने में। तो कई बार ये पूछ लेता है कि पावर निकालो, उस पावर को निकालने के लिए तुम्हें क्या पता होनी चाहिए, दोनों टेंशन पता होनी चाहिए। वेलोसिटी वो देगा तुम्हें, टेंशन पता होनी चाहिए, टेंशन का डिफरेंस। जैसे सपोज एक ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, इससे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्न्स अ होलिंग रॉक मस्ट बी बाउंड ऑन राउंड रोटेटिंग कैप्सूल इन ऑर्डर टू, मतलब ये बेसिकली लोड है लगा हुआ है अप टू ए ग्रेडियंट ऑफ 1 in 30, presume this much data, resistance due to rolling, friction and pull on free end of the rope। तो समझ आ रहा है क्या बोल रहा है, काफी हैवी लैंग्वेज यूज कर रखी है। ग्रेडियंट नहीं समझ में आया। ग्रेडियंट वो थीटा दे रखा है। अच्छा ओके ठीक है। बाकी समझ में आ गया, बाकी में कुछ नहीं बोल रहा, टेंशन दे रखी है T1 एंड T2। अब ये क्या दे रखा है 0.00375 पर न्यूटन लोड, ये क्या है, कोई नहीं, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है। चलो सेंड कर दिया स्क्रीनशॉट मन्या ने। यस मैम। चलो ठीक है, मैं ना मीटिंग नहीं कर रहा, नेक्स्ट क्लास में जो वेडनेसडे की होगी उसमें करेंगे।